के सामने एक संकल्प लिया। पूरे देशवासियों को उन्होंने एक संकल्प कराया था और संकल्प में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, लेकिन भारत को अभी से अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। यानी 100 वर्ष जब भारत की आजादी के होंगे तब हमें कैसा भारत चाहिए, ये संकल्प आज हमें लेना होगा और उसके अनुरूप आचरण करना होगा। इसके लिए उन्होंने पंच प्रण हर भारतीय के लिए सुनिश्चित किए। पंच प्रण, ये पंच प्रण क्या है? उन्होंने 5 प्रकार के प्रण देशवासियों को दिलाए कि 5 संकल्प हर नागरिक के लिए आवश्यक है। और इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? गुलामी की मानसिकता को त्यागना। यानी गुलामी की मानसिकता जब तक हमारे मन में बनी रहेगी तब तक दुनिया के अंदर कोई भी देश, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अपने मूल्यों और अपने आदर्शों पर खड़ा होकर के ही कोई देश और कोई समाज आगे बढ़ता है। और इसके लिए मोदी जी ने कहा कि सर्व व्यक्ति गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो, इस संकल्प के साथ जुड़े। उन्होंने दूसरा जो प्रण देशवासियों के लिए सुनिश्चित किया, वह उन्होंने सुनिश्चित किया कि हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अब आनी हमारी विरासत क्या? हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे तीर्थ, हमारे पवित्र ग्रंथ, इस विरासत पर गौरव की अनुभूति हर व्यक्ति को करना चाहिए। विरासत का संरक्षण हो, उनके संवर्धन के लिए हम सामूहिक प्रयास करें। आपने देखा होगा, वोट आपने बुलंदशहर में दिया होगा, लेकिन परिणाम काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण के रूप में देखने को मिला। कौन ऐसा भारतीय हो जिसे इन सब कार्यों में गौरव की अनुभूति न हुई हो? तो विरासत का संरक्षण करना। तीसरा कार्य उन्होंने कहा सामाजिक समता का ध्यान रखना, यानी सबको जोड़ना। हमारी जो बीच की बुराइयां हैं, छुआछूत है, अस्पृश्यता है, जिसके कारण यह देश गुलाम हुआ, जाति के नाम पर बटा, क्षेत्र के नाम पर बटा, भाषा के नाम पर बटा, इससे उभर करके हम सबको कार्य करना। चौथा संकल्प उन्होंने दिलाया, जो चौथा प्रण है, वह है अपनी रक्षा सेना यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव। हम यहां पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि सीमा की सुरक्षा करता हुआ भारत का जवान, भारत की रक्षा सेना का जवान, सर्दी, गर्मी, बरसात, दिन और रात की परवाह के बगैर जब वहां रक्षा करता है,
तब हम यहां चैन की नींद सोते हैं और तब उस सुरक्षित वातावरण में हम अपना कार्य कर पाते हैं। एक पुलिस का जवान जब दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर के हम सुरक्षित अपने आप को पाते हैं, तब सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति सेना, अर्धसेना, पुलिस के जवानों के प्रति सम्मान का भाव होना, जिन लोगों ने देश के लिए अपने आप को बलिदान किया है, ऐसे क्रांतिकारियों के प्रति, ऐसे शहीद सैनिकों के प्रति, उनके परिवारजनों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव पैदा करना, ये जब होगा तब देश की रक्षा सेना में लोग आएंगे, लोगों के मन में एक भाव जागृत होगा। और पांचवां प्रण था जो प्रधानमंत्री मोदी जी का था, वह है कि नागरिक कर्तव्य है। हर नागरिक के अपने कर्तव्य है। हम अधिकारों की चर्चा तो करते हैं, नारेबाजी करते हैं कि मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। किसकी कीमत पर? आप देश की कीमत पर, समाज की कीमत पर, संस्थान की कीमत पर नहीं। नागरिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य वह होता है जहां पर एक छात्र अनुशासित रहते हुए अपनी शिक्षा अर्जित कर रहा है। जहां पे एक शिक्षक नियमित रूप से अपने छात्र को अनुशासित और संस्कारित रहते हुए उसके पाठ्यक्रम को ससमय पूरा करता है, तो मान करके चलिए कि वह राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति एक शिक्षक के लिए है, केवल नारेबाजी करना नहीं। जहां एक व्यापारी ईमानदारी के साथ अपना व्यापार करते हुए एक सामान्य उपभोक्ता का भी शोषण नहीं कर रहा है और जो टैक्स उससे ले रहा है उस टैक्स में गवर्नमेंट का हिस्सा गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम कर रहा है, कालाबाजारी को विरोध कर रहा है, वह उसकी राष्ट्रभक्ति भी है और राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्यों का निर्वहन भी है। एक किसान सर्दी, गर्मी, बरसात की चिंता के बगैर ईमानदारी के साथ अपनी खेती बाड़ी के कार्य को संपन्न करते हुए अन्न उत्पादन कर रहा है, देश के पेट को भरने का काम कर रहा है, उस समय वह किसान देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हुआ दिखाई देता है। यानी अलग अलग क्षेत्र में जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं और अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, तो वह उसकी राष्ट्रभक्ति भी है और राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य भी है। और जिस देश में कर्तव्य को महत्व दिया जाता है, जहां पर लोग अपने स्वयं के अधिकार से महत्वपूर्ण अपना स्वयं का कर्तव्य मानते हैं, वही देश आगे बढ़ता है, वही विकसित होता है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की यही आधारशिला हो सकती है और यही एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगा। सैनिक स्कूल अपने आप में नाम से ही एक अनुशासित और संस्कारित वातावरण की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। अनुशासित और संस्कारित वातावरण। आप मुझे बताइए, अगर सैनिक के मन में अपने राष्ट्र के प्रति भाव न हो
तब तो गड़बड़ हो जाएगी। हर सैनिक के लिए देश प्रथम होता है, नेशन फर्स्ट। देश के हित के विपरीत कोई आचरण स्वीकार्य नहीं। मेरे हित से महत्वपूर्ण देश का हित है। मुझे अपने हित की तिलांजलि देकर के देश के हित को मुझे करना होगा। यह भाव एक सैनिक के मन में होता है, तब वह देश की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान करता है और तब देश की सुरक्षा होती है। याद करिए ना, अगर सैनिक भी ये सोचे कि मैं बॉर्डर में हूं, मुझे सर्दी लग जाएगी, मैं राजस्थान के रेगिस्तान में 50 और 52 डिग्री टेम्परेचर में झुलसाती हुई भयंकर गर्मी में क्यों सीमा की रक्षा करूंगा, मुझे भी छाव चाहिए, मेरे भी बाल बच्चे हैं, तब तो हो गई देश की सुरक्षा। लेकिन नहीं, उस सैनिक के लिए देश पहले होता है, परिवार बाद में होता है, फिर उसका स्वयं का हित सबसे बाद में होता है, तब वो देश को कुछ अच्छा दे पाता है। -20, -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारा सैनिक जब कारगिल की उन पहाड़ियों में देश की सुरक्षा करता है, सजग होकर के देश की पहरेदारी करता है, तब देश सुरक्षित होता है। और उसी पहरेदारी के से अब यहां पे सरदार रज्जू भैया के नाम पर सैनिक विद्या मंदिर, यानी रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, यह स्थापित किया गया है और इसके लिए भूमि दान दिया है बाबा राजपाल सिंह जी ने। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर अनेक ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। मुझे पिछले दिनों जापान जाने का अवसर मिला था। जापान 1945 में जापान पूरी तरह तबाह हो गया था। पहली बार दुनिया के अंदर 1945 में परमाणु बम का दुरुपयोग हुआ था और दो महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी आबादी के सिटी जापान के परमाणु बम की चपेट में आए थे। लाखों लोग मारे गए थे। जापान आर्थिक रूप से और मनोबल की दृष्टि से टूट सा गया था। मुझे उस देश में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज जापान दुनिया के अंदर एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर रहा है। विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के विकसित देशों में जापान का नाम है। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1945 में जापान पे हमला भी हुआ। कमोवेश एक जैसी परिस्थितियां दोनों देशों के सामने। भारत ने जो प्रगति की है, आज जो प्रगति दिखाई देती है, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रगति की है, वो अभिनंदनीय है। भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन जापान ने एटम बम के प्रहार के बावजूद कभी रुका नहीं, कभी टिका नहीं, कभी झुका नहीं, कभी थका नहीं। वह कैसे? मैं जापान को देखने और समझने के लिए गया था। उनकी टेक्नोलॉजी को भी देखने के लिए मैं गया था और मुझे गजब का अनुशासन देखने को मिला। गजब का अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है वह देखना हो दुनिया के अंदर तो आप जापान के अंदर जाकर के देखें। और सेल्फ डिसिप्लिन ही, आत्म अनुशासन ही, याद रखना, किसी भी जाति हो, किसी समाज हो, किसी देश हो,
उसकी प्रगति का सबसे बड़ा आधार बनता है, सबसे बड़ा आधार बनता है। और जापान आज दुनिया के विकसित देशों में आज अपना नाम आगे करने में सफल हुआ है, तो इस आत्म अनुशासन से। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में जो छात्र यहां अध्ययन कर रहे हैं, उन छात्रों की दृष्टि से यह अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है जो अपने आप में हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। सरदेव रज्जू भैया प्रख्यात वैज्ञानिक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, इसके चतुर्थ सरसंघ चालक। 1994 से सन 2000 तक सरदेव रज्जू भैया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के रूप में, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ के रूप में पूरे देश और दुनिया के लाखों स्वयंसेवकों को नेतृत्व दिया था। अनेक प्रकल्पों पर कार्य प्रारंभ किया, एक नई दिशा दी। क्या अद्भुत व्यक्तित्व था, क्या चमत्कारिक व्यक्तित्व था, और कितने सॉफ्ट थे, सॉफ्ट स्पीकिंग, कितना उनके मुंह से निकला हुआ शब्द ऐसा लगता था जैसे कोई पुष्प उनके मुंह से निकल रहा हो। और सदैव हर एक व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का भाव उनके मन में, संतत्व का भाव उनके मन में रहता था। ऐसे सरदेव रज्जू भैया के नाम पर इस सैनिक विद्या मंदिर ये अपने आप में एक ऐसे प्रकल्प को जो आने वाले समय में देश की रक्षा सेनाओं के लिए सैन्य अधिकारियों की आपूर्ति करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है, जब हमारी सरकार आई तो हमें पूज्य रज्जू भैया के नाम पर प्रयागराज में, जिस प्रयागराज में उन्होंने एक प्राध्यापक के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी सेवा दी, उसी प्रयागराज में उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का अवसर हमारी सरकार को मिला। और मुझे प्रसन्नता है कि आज रज्जू भैया के नाम पर यह प्रतिष्ठान यहां पर, यह संस्थान यहां पर संचालित हो रहा है। मैं यहां के सभी छात्र छात्राओं से यही कहूंगा, सभी छात्रों से कहूंगा, याद रखना अनुशासन के जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। राष्ट्र प्रथम भाव उनके मन में, उनके अंतःकरण में होना चाहिए, और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य वही है जो अपने पाठ्यक्रम को ससमय पूरा करना, अपने आप को भारत और भारतीयता के साथ जोड़ करके सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहना, यह उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आज जब मैं आया हूं, बुलंदशहर जनपद तो बहुत सौभाग्यशाली जनपद है। इस जनपद ने देश को सबसे अधिक सैनिक दिए हैं, सबसे अधिक सैनिक दिए हैं इस जनपद में, सैन्य अधिकारी दिए हैं। और जब यहां इस जनपद में आए हैं तो स्वाभाविक रूप से बुलंदशहर में मैं भी यहां पे प्रबंध समिति के हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री सीएल बरेजा जी, उनसे बातचीत मेरी हो रही थी, माननीय मनवीर जी से बातचीत हो रही थी।
हम लोगों ने 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के अंदर पहला सैनिक स्कूल स्थापित किया था 1960 में। तब डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय सैनिक स्कूल प्रारंभ हुआ था और सैनिक स्कूल प्रारंभ होने के बाद हम लोगों ने उस विद्यालय को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया। जब मैं विद्यालय में गया तो मैंने कहा भी क्या यहां बालिकाएं हैं कि नहीं है? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा भी यहां बालिकाओं का भी प्रवेश प्रारंभ कराओ। देश के पहले सैनिक स्कूल में बालिकाओं का प्रवेश प्रारंभ हुआ था, लखनऊ सैनिक स्कूल में, जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। अब भारत सरकार ने देश के अंदर हर सैनिक स्कूल के लिए व्यवस्था प्रारंभ कर दी। अब सरदार रज्जू भैया के नाम पर स्थापित सैनिक विद्या मंदिर में भी हमारी बेटियां भी प्रवेश लेंगी आने वाले समय में। और हमारी हार्दिक इच्छा है कि बालिकाओं के नाम पर जो छात्रावास बने वो हम लोग बनाएंगे और रज्जू भैया की माता जी के नाम पे वो छात्रावास रहे तो बहुत अच्छा होगा। सरदार रज्जू भैया की माता जी के नाम पर। रज्जू भैया के जो पिताजी थे वह इरिगेशन के चीफ इंजीनियर थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो सिंचाई का इतना अच्छा नेटवर्किंग है, इसमें सरदार रज्जू भैया के पूज्य पिता का योगदान है और इसलिए वह कार्यक्रम भी हम लोग यहां पर आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर सभी छात्रों से इस बारे में जरूर कहूंगा कि दुनिया के अंदर आगे वही बढ़ा है जो अनुशासित रहा है, परिश्रमी रहा है, निरंतर प्रयास करता रहा है, उसी ने इतिहास बनाया है। और याद करना, हम उस नए इतिहास को बनाने की दिशा में प्रयास करें। सरदार रज्जू भैया की स्मृति को जीवंत बनाएं। दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। इस सामाजिक संगठन ने सैकड़ों प्रकल्पों के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के अनेक देशों में जहां भी भारतीय रहते हैं उन सब के सामने कुछ आदर्श प्रस्तुत किए हैं। उससे अगर आप सभी भी कुछ अंगीकार कर सकेंगे तो जीवन सार्थक होगा। इस विश्वास के साथ मैं रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं यह सैनिक विद्या मंदिर पूज्य रज्जू भैया के आदर्शों को अंगीकार करते हुए देश की रक्षा सेना और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योग्यतम कैडेट्स वहां भेजने में अपना योगदान देने में सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।